अ, कल तक हम लोगों ने चर्चा किया था एज ऑफ पोप के बारे में और पोप के दौर के जितने भी राइटर थे, चाहे वो प्रोज राइटर रहे हों, पोएट्स रहे हों, और विस्तार से ये भी चर्चा किया था कि इसको ऑगस्टन एज क्यों कहा गया, सूडो क्लासिसिज्म क्यों कहा गया, या फिर एज ऑफ पोप क्यों कहा गया। और इसके बाद आज हम लोग चर्चा इसके बाद वाले एज, जिसको एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है, और इसको एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। साथ ही में एक और नाम है इसका, एज ऑफ ट्रांजिशन। तो सबसे पहले ट्रांजिशन शब्द की चर्चा की जाए। ट्रांजिशन को हिंदी में संक्रमण काल कहते हैं। संक्रमण काल, जब एक काल से हम दूसरे काल में प्रवेश करते हैं तो संधि वेला को, उस कॉन्फ्लुएंस पीरियड को ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। आप इसको आसान भाषा में ये समझें कि मानव जीवन की भी अगर बात की जाए तो बचपन से लेकर के जब हम एडोलसेंट में प्रवेश करते हैं, या एडोलसेंट एज से जब हम यूथ एज में प्रवेश करते हैं, तो दोनों के बीच का जो समय होता है उसको ट्रांजिशनल फेज कहा जाता है। ट्रांजिशन इसलिए कि पोप के ज़माने में जो साहित्यिक रुझान थी, और फिर पोप के ज़माने में जो साहित्यिक रुझान थी, तो इसमें पोप के ज़माने से जब हम लोग जॉनसन के ज़माने में प्रवेश करते हैं तो एक पीरियड होता है, उसी पीरियड को हम ट्रांजिशन पीरियड के नाम से जानते हैं, और इसी को एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। सेंस का मतलब होता है बुद्धि, और सेंसिबिलिटी कहते हैं संवेदना को। You must bear this fact in your mind that the literary trend that was persisting during the age of Pope was full of sense and rationality. पोप के जमाने के जो साहित्य थे वो बुद्धिपरक थे। They were related to sense only and they lacked sensibility. उसमें संवेदना तत्व का अभाव था। और इसके बाद जब हम लोग प्रवेश करते हैं डॉक्टर जॉनसन के साहित्यिक दौर में, तो डॉक्टर जॉनसन के दौर में जो साहित्य लिखे गए उसमें बुद्धि प्रधान बातें भी थीं और संवेदना प्रधान बातें भी थीं। तो इस संवेदना और बुद्धि तत्व का मिश्रण सेंस एंड सेंसिबिलिटी कहलाया। धीरे धीरे कविता के क्षेत्र में, या फिर हम गद्य साहित्य के क्षेत्र से, गद्य साहित्य रहे हों या फिर काव्य पोप के जमाने का रहा हो, वो केवल बुद्धि प्रधान था, बुद्धिपरक था। वो केवल मस्तिष्क पक्ष को छूता था, और संवेदना तत्व जो कि हृदय प्रधान होता है, भावना प्रधान होता है, उसमें कविता में या फिर जो है जो साहित्य रचे गए थे, चाहे वो गद्य साहित्य रहे हो, उसमें संवेदना तत्व का पूरी तरह से अभाव था। और दूसरी बात, पोप के जमाने की जो कविताएं थी, दे वर क्लासिकल, overloaded with rules and regulation, or you can say that they were dominated by classical rules and they touched only sense aspect of life.
जीवन के केवल बुद्धि तत्व को जो है छूते थे। There was no place for nature in the poetry that were composed during the age of Pope. पोप के जमाने में जो कविताएं रची गई या लिखी गई, उसमें प्रकृति तत्व के लिए कोई स्थान नहीं था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि साहित्य का मतलब ही होता है साहित्य जिसमें सर्वहित समाहित हो, सबका हित सबका कल्याण निहित हो। तो जीवन केवल बुद्धि से संचालित नहीं हो। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बताएं। ओके, तो मैं कह रहा था कि कविता वही कालजयी होती है जिसमें बुद्धि तत्व के साथ संवेदना तत्व का भी समावेश हो। तो पोप के दौरान में जो नीरस कविताएं थीं, जो बुद्धि तत्व को छूती थीं और बम्बास्टिक शब्दों का प्रयोग किया जाता था, दे वर गवर्न्ड बाय क्लासिकल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसका एक प्रभाव हुआ, द पोएट्री बिकेम कन्फाइंड टू ओनली सम पर्टिकुलर सेक्स ऑफ सोसाइटी। समाज के कुछ वर्ग तक, they were elite class, they were aristocratic class, they were learned class. To them only poetry confined, and general class, or you can say the lower class or illiterate class, was deprived on account of the benefit of poetry. कविता के लाभ से जो सामान्य वर्ग था वो वंचित हो गया, और धीरे धीरे इस बात को छोड़ा गया। और फिर कविता में या साहित्य में, गद्य साहित्य या पद्य साहित्य में भाव तत्व की भी प्रधानता दी जाने लगी। तो इस काल को जो है ट्रांजिशनल फेज कहते हैं, या इसी को द एडमिक्सचर ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। सिंस डॉक्टर जॉनसन वाज लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ दिस पीरियड, सो द पीरियड इज आल्सो नोन as the age of Dr. Johnson. So some of the facts I have all written as a background of transitional phase, so better you note it down. The age of transition or the age of sense and sensibility or the age of Dr. Johnson. Roughly, this period comprises from 1730 up to 1800. अगर साधारण तौर पर देखा जाए तो ये एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन 1730 से लेकर के 1800 तक का है। आखिर ये एज ऑफ ट्रांजिशन क्यों? The literature of the age of Pope was licentious, कामुकतापूर्ण, ridiculous, हास्यास्पद, artificial, कृत्रिमता से भरा हुआ, unnatural, अस्वाभाविक था, lacked spontaneity, और जो स्वाभाविक रूप से विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसका भी अभाव था। It was also guided by rules and reason. रीजन कहते हैं तर्क को। ये क्लासिकल नियमों से बंधा हुआ था और तर्क प्रधान साहित्य लिखे गए पोप के जमाने में। इट वॉज क्रिटिकल एंड सैटिरिकल, आलोचनात्मक और व्यंग प्रधान रचनाएं होती थी पोप के जमाने में। दिस लॉन्ग परसिस्टेड ट्रेंड इन लिटरेचर ब्रॉट रिएक्शनरी एटीट्यूड and craved for something spontaneous in thought and language. और ये लंबे समय तक कायम रहने वाला, लॉन्ग परसिस्टेड का मतलब जो लंबे समय तक कायम रहे, ट्रेंड कहते हैं रुझान को, और ये काफी लंबे समय तक कायम रहने वाले रुझान साहित्य में, इसकी एक प्रतिक्रिया रिएक्शनरी एटीट्यूड पैदा हुआ। एंड क्रेव्ड फॉर समथिंग स्पॉन्टेनियस इन थॉट एंड लैंग्वेज, और चाहे विचार हो या फिर भाषा में हो,
क्रेप्ट कहते हैं इच्छा को, लांग को। कुछ ऐसे साहित्य रचे जाने की आवश्यकता महसूस होने लगी जो बिल्कुल स्वाभाविक हो, विचारों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो और भाषा की कृत्रिमता न हो बल्कि स्पॉन्टेनिटी हो। इट वॉज द पीरियड ऑफ एडमिक्सचर ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ये दौर बुद्धि प्रधानता का भी रहा और भावना प्रधानता का भी रहा। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सैमुअल जॉनसन, थॉमसन, कॉलिन, बर्ड, कूपर, थॉमस ग्रे, and as far prose is concerned, Burke and many other writers we will discuss later on. तो इन सब सारे कवियों के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। भाव तत्व, अगर हम थॉमसन की बात करेंगे तो प्रकृति तत्व का जो पोप के दौर में अभाव था, थॉमसन ने सीजन नाम की कविता लिखी। कॉलिंस ने जो रस्टिक वर्ड्स होते हैं, रस्टिक डिक्शन का प्रयोग किया। बर्न ने उन विषयों को चुना जो ग्रामीण जनजीवन के, रोजमर्रा की जिंदगी की जो बातें होती हैं, बर्न ने उसको अपना जो है। कूपर ने लॉन्ग फॉरगॉटन स्टैंजा फॉर्म ऑफ बैलेड इसका प्रयोग किया। और संवेदना तत्व जो गरीबों के प्रति होती थी, जिसका अभाव रहता था पोप के जमाने की कविताओं में, उसकी पूर्ति ग्रे ने लिखी। स्टैंजाज रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जिसकी शॉर्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। सैमुअल जॉनसन वाज डिफैक्टो लिटरेरी डिक्टेटर, क्योंकि इस दौर का एक साहित्यिक डिक्टेटर था, कॉलिंस ने कहा है। इसीलिए इस पीरियड को हम एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से जानते हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो अब थोड़ा डॉक्टर जॉनसन के बारे में जान लिया जाए। मिटा दो। ओके, थैंक यू। हेडिंग आप लोग डाल लें, डॉक्टर जॉनसन और सैमुअल जॉनसन। Samuel Johnson, born in 1709, Lichfield, Stratfordshire. शायर के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि आज भी इंग्लैंड में जिस भी कस्बे या शहर के अंत में शायर मिले तो उसको जान लीजिएगा कि ये सैक्सन सेटलमेंट्स हैं। सैक्सन लोगों ने बस्ती बसाई थी। एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूँ। एंड ही डाइड इन 1784। डाइड इन 1784। 1709 में जॉनसन पैदा हुआ था और 1784 में मर गया था। ही वॉज सन ऑफ, इसको अगर मैं बोल दूं तो कैसा रहेगा? सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। ही वॉज सन ऑफ ए बुक सेलर। मैं तो ठीक है, आज लिखने में भी मुझे दिक्कत है। हाँ, उसकी रचनाओं के बारे में जरूर लिख करके बता दूंगा। He was son of a bookseller, so he read voraciously. He read voraciously. Voraciously का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर जॉनसन एक पुस्तक विक्रेता का लड़का था, तो जो भी किताबें उसके पास रहती थी, उसके पिताजी के पास, वो उन सब का जो है अध्ययन करता था।
And when he grew older, then he hello he used to learn his livelihood by translation for Birmingham Publishing House. ये लिखना जरूरी हो जाएगा. He used to earn. He used to earn his livelihood or to his livelihood by translating for a publishing company Birmingham Publishing House. Birmingham Publishing House. एक प्रकाशन संस्था थी बर्मिंघम पब्लिशिंग हाउस. उसमें जो किताबें आती थी उसका ट्रांसलेशन करके वो अपनी जीविका कमाया करता था. He married with a woman old enough to be his mother, 20 years senior to him. 20 years senior to him. और वुमन जो थी वो विडो थी. उसने एक विधवा औरत से शादी की जो उम्र में उससे 20 वर्ष बड़ी थी, या यूं कहा जाए कि शी वॉज ओल्ड एनफ टू बी हिज मदर. उसके माँ की उम्र की थी. ही इन 1737 he reached London. In 1737 he reached London. He reached London in utter poverty. नितांत गरीबी की अवस्था में 1737 में वो लंदन पहुंचा with 2.5 pence. केवल 2.5 पेंस उसके पास थे और उसी को लेकर के वो जो है 1737 में लंदन पहुंचा. एंड विद एड ऑफ डेविड बैरी, ये ध्यान रखिएगा, विद एड ऑफ डेविड बैरी ही. भैया बड़ी आवाज सी आ रही है, आप लोग अपने माइक को जो है म्यूट कर लें. विद एड ऑफ डेविड बैरी ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोयम. ये याद रखिएगा, he published his first poem. ये पूछा गया है कि which was the first work of Johnson. He published his first poem. तो उसकी जो है पहली कविता, अगर साहित्यिक करियर की बात की जाए तो उसकी पहली कविता जो है लंदन थी. और इसके प्रकाशन में डेविड गैरिक ने उसकी मदद की थी. With aid of David Garrick, he published his first poem London in Caves magazine. और उस पत्रिका का नाम था केव्स.
केब्स मैगजीन, केब नाम की पत्रिका में उसकी पहली रचना 1738 में जो है प्रकाशित होती है और उस प्रकाशन में डेविड गैरिक ने उसकी मदद की थी। ही ऑल्सो यूज्ड टू, मिटाएं इसको, he also used to translate parliamentary affairs and its proceedings. संसद में जो कार्यवाहियां होती थी उसका जो है वो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी किया करता था और उसको प्रकाशन के लिए अलग अलग पत्रिकाओं में दिया करता था। और जरूरी है कि उसके वर्क्स की चर्चा कर ली जाए। His works, in 1749 he published Vanity of Human Wishes. Vanity of Human Wishes. (1749) में उसकी एक रचना प्रकाशित होती थी, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, और उसी साल उसने एक ट्रेजेडी लिखी थी, ईरीन। एक ट्रेजिकल वर्क। अब इसकी ब्रीफिंग थोड़ा सा, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, वैनिटी जानते ही हैं ना, व्यर्थता। मानव जीवन में या मनुष्य जो भी कल्पनाएं करता है वो सारी की सारी कल्पनाएं उसकी जो है पूरी नहीं हो पाती हैं और एक तरह से व्यर्थ हो जाती हैं। इट वॉज डिसेपरेट पोएम एंड इन विच डॉक्टर जॉनसन हैड एक्सप्रेस्ड द फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन विशेस। और 1749 में ही उसकी दूसरी रचना ईरीन का प्रकाशन होता है। इट इज द पैथेटिक स्टोरी ऑफ ए गर्ल नेम्ड ईरीन। ईरीन नाम की एक लड़की है और उसकी दारुण व्यथा का जिक्र किया है ईरीन में। और ये ट्रेजिकल वर्क, एक तरह की ये ट्रेजेडी भी है। इन 1750 ही पब्लिश्ड 1750 में ही पब्लिश्ड or ran his own magazine. Taking inspiration from स्टील से प्रेरणा लेकर के 1750 में उसने अपनी खुद की एक पत्रिका निकाली थी, द रैम्बलर। ये याद रखिएगा, यही सारे फैक्ट्स जो है पूछे जाते हैं, चाहे नेट में हो या पीजीटी या फिर टीजीटी में या जितने भी हायर एग्जाम होते हैं। द रैम्बलर was issued two days in a week. सप्ताह में इसका जो है केवल 2 बार प्रकाशन होता था।
रैमलर नाम की मैगजीन का, और रैमलर के प्रकाशन की प्रेरणा उसको स्टील से मिली थी। तो 1750 में उसने अपनी खुद की एक मैगजीन निकाली थी, रैमलर, जिसका प्रकाशन सप्ताह में केवल 2 बार हुआ करता था। नाउ लेट्स go forward for his another work. In 1753 he published 2 magazines. 1753 में उसने जो है 2 मैगजीन का और प्रकाशन शुरू किया, और उनके नाम थे द एडवेंचर एंड द आइडलर। द एडवेंचर, और दूसरी मैगजीन है द आइडलर। बट these 2 magazines failed, लेकिन ये दोनों की दोनों जो है पत्रिकाएं बुरी तरह से असफल हुई। Then from his monumental work is his monumental painstaking and time-taking stupendous task was compilation of English dictionary which took from 1749 up to 1755. These 6 years consumed, 6 years of his life was consumed in compilation of English dictionary, और ये अत्यंत ऐतिहासिक, जो श्रम साध्य और समय लेने वाला भारी भरकम कार्य था, इंग्लिश डिक्शनरी का प्रकाशन। जिसका कार्यकाल है 1749 से लेकर के 1755 तक, ये 6 वर्षों का समय जॉनसन ने अंग्रेजी की डिक्शनरी या शब्दकोश लिखने में लगाया। When this मिटा दे रहे हैं, when the dictionary was brought out, he wrote famous letter to लॉर्ड चेस्टरफील्ड, जिस लेटर को आप लोग पढ़े भी होंगे, फेमस लेटर टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड। लॉर्ड चेस्टरफील्ड को जो है उसने, कारण यह है कि ही वांटेड मॉनेटरी हेल्प from the Lord in writing dictionary, but he was
but he was denied. लॉर्ड चेस्टरफील्ड से वो कुछ मॉनेटरी हेल्प चाहता था, लेकिन लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने जब उसको इनकार कर दिया और अपने दम के ऊपर जब उसने डिक्शनरी का प्रकाशन करवाया तो प्रशंसा पत्र लिखा था लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने, और इसके जवाब में उसने लॉर्ड चेस्टरफील्ड को एक लेटर लिखा था जो एक लिटरेरी लेटर है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसको प्रोस में पढ़ाया भी जाता है, शायद आप लोग भी पढ़े हों। दिस वर्क मेड हिम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। दिस वर्क मेड हिम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और इस डिक्शनरी के प्रकाशन के साथ वो पूरी तरह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गया। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जब लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने उसकी कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया और अपने बलबूते पर जॉनसन ने जब डिक्शनरी का प्रकाशन करवा लिया तो ये पूरे अंग्रेजी लेखकों के लिए एक नज़ीर बन गया, एक उदाहरण बन गया। इसके बाद जितने भी लेखक थे वो किसी भी लॉर्ड से किसी भी प्रकार की मॉनेटरी हेल्प लेने से इनकार कर दिए। He got 300 pound annual pension he was granted। मिटा दें। Dr. Johnson got 300 pound annual pension from जॉर्ज थर्ड। जॉर्ज थर्ड ने फिर उसको 300 पाउंड की वार्षिक पेंशन जो है प्रदान की थी। स्मॉलेट कॉल्ड हिम, ये ध्यान रखिएगा, स्मॉलेट उसको लिटरेरी डिक्टेटर की संज्ञा किसने दी थी? स्मॉलेट कॉल्ड हिम लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ द एज। लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ द एज। लिटरेरी डिक्टेटर की संज्ञा उसको स्मॉलेट ने दी थी। इसके और वर्क्स की चर्चा मित्रों जो है कल कुछ काम भी